तो एवरीवन, आज हम MHTMHI09 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक किए थे। यहाँ 9 से 15 तक कवर करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिप्स मिशन क्या था और यह असफल क्यों रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन के बारे में समझते हैं। जापानियों द्वारा भारत पर आक्रमण करने का खतरा समय के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वे भारत की पूरी सीमाओं से बाहर खड़े थे। हालांकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए भारत का समर्थन असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में युद्ध में एक पक्ष घोषित कर दिया था, जो कि यह बिना किसी परामर्श के किया गया था। इसलिए इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। खासकर उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक जो कांग्रेस थी, उसने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ब्रिटेन को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के संबंध में अमेरिका और कई अन्य सहयोगी ताकतों से भारी दबाव महसूस होने लगा। इसे क्रिप्स मिशन के आगमन के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम क्रिप्स को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि लॉर्ड प्रीवी सील के साथ मिलकर क्रिप्स मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें हाउस ऑफ कॉमन के नेता वगैरह भी शामिल थे। ठीक है, इसके बारे में अब आगे और थोड़ा लिखा हुआ है। 1942 में शुरू हुआ क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया एक असफल प्रयास था, क्योंकि ये सफल नहीं हुआ। बाद में यहाँ पे लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, इस मिशन का नेतृत्व युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, जिन्हें 22 मार्च से 21 अप्रैल 1942 तक भारत भेजा गया था। मतलब 22 मार्च से लेकर वो 21 अप्रैल तक भारत में रहे थे। चूंकि यह मिशन सफल नहीं रहा, इसलिए भारत के संविधान का मुद्दा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। क्रिप्स मिशन का आगमन 22 मार्च को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं इस प्रस्ताव का कारण था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का क्या कारण थे? तो सबसे पहले जापान में अभी अभी युद्ध में प्रवेश किया था और इसकी शुरुआती सफलता ने मित्र राष्ट्रों को चिंतित कर दिया था। फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना और मलाया पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ठीक है, सिंगापुर का पतन हो चुका था। बर्मा तत्काल पतन के कगार पर था। भारत पर जापान के हमले का भी खतरा था। संवैधानिक गतिरोध ने युद्ध प्रयासों में बाधा डाली। ब्रिटिश सरकार इसी गतिरोध को खत्म करना चाहती थी। अब बात करते हैं, पहला ये था। दूसरा अगर बता रहा है कि फरवरी 1942 में जॉर्ज मार्शल और मैडम चियांग काई शेक भारत आए। इन्हें पूर्वी क्षेत्र में जापान से लड़ने में भारत की अहमियत का एहसास हुआ। उन्हें यह भी लगा कि केवल इच्छुक भारत ही प्रभावी ढंग से ऐसा कर सकता है। अपने विदाई भाषण में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने की अपील की। तीसरी बात यह है कि ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों में भी यह भावना बढ़ रही थी कि ब्रिटेन को भारत को सौंप देना चाहिए, ताकि वह युद्ध प्रयासों में प्रभावी रूप से भाग ले सके। तो ये सब कारण थे जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के मेन यही सब कारण थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य यह था कि भारतीय सहयोग प्राप्त करना और ब्रिटिश युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करना था। ठीक है ना, कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना होगी और प्रभुत्व की स्थिति बनेगी। यह सुझाव भी दिया गया कि भारत को अब राष्ट्रमंडल के साथ साथ अपने संबंधों के बारे में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने की अनुमति भी दी गई। युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा एक पूर्णतः नया संविधान स्थापित करेगी। यह दर्ज किया गया कि आधे सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे तथा अभी शेष आधे सदस्य राजकुमार द्वारा नामित किए जाएंगे। तो ये सब था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य। महत्व की बात करें तो क्रिप्स मिशन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक प्रभुत्व होने के अधिकार को स्वीकार किया था। भारतीयों को अपना संविधान बनाने की शक्ति मिली। अंतरिम अवधि के दौरान भारतीयों को प्रशासनिक निर्णयों में अधिक हिस्सेदारी का वादा भी किया गया। नई संविधान बनाने की शर्तें भी कुछ रखी गई थी। यदि कोई भी प्रांत संघ में शामिल होने के लिए तुरंत सहमत नहीं होता है तो उसके पास एक अलग संघ बनाने की शक्ति है। दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार और नया संविधान निर्माता निकाय धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर भी करेंगे। तीसरी शर्त ये थी कि इस बीच भारतीय रक्षा पर ब्रिटिशों का नियंत्रण बना रहेगा तथा गवर्नर जनरल का नियंत्रण यथावत बना रहेगा। कांग्रेस को अब आपत्ति क्या थी इस मिशन से? तो ये चीज हमें यहाँ पढ़ना है। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में 1929 के लाहौर कांग्रेस प्रस्ताव के विरुद्ध पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया गया। रियासतों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राजकुमारों द्वारा नामित किया जाएगा। ये जो इन सब बातों से कांग्रेस को क्या थी? आपत्ति थी। देश की एकता के विरुद्ध प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार दिया गया। शक्तियों के तत्काल हस्तांतरण और रक्षा में हिस्सेदारी के संबंध में कोई योजना नहीं थी। गांधी जी ने कहा कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के लिए क्रिप्स की पेशकश एक असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्ट
डेटेड चेक था। कांग्रेस की आपत्ति के बाद मुस्लिम लीग की आपत्ति के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के कई सारे कारण थे। इसमें 2 कारण बताए गए हैं। एकल भारतीय संघ के विचार की कड़ी आलोचना की गई थी और संविधान सभा बनाने की मशीनरी को नहीं कह दिया गया था। ठीक है, और असफलता के कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण थे। मिशन के कारण पूरे भारत में अभूतपूर्व अशांति फैल गई। ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी। भारत पर संभावित जापानी आक्रमण के डर से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करके भारत में ब्रिटिश शासन को अंतिम झटका देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये था पूरा पहला क्वेश्चन नंबर। अब इसके बारे में निष्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। इसमें सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया। हालांकि क्रिप्स मिशन में कई बड़े बदलाव किए गए थे, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रस्तावों को बहुत कट्टरपंथी और बहुत रूढ़िवादी माना जाता था। ठीक है, तो ये वजह थी कि इसकी सफलता यहाँ पे सफल नहीं हो पाया क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कांग्रेस ने भारत में विभाजन को स्वीकार क्यों किया? तो कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के कुछ कारण थे। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कांग्रेस ने समय समय पर विभाजन पर अपने विचार बदले। 2 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अलगाववादी विचार की आलोचना की, मतलब अलग होने वाली जो विचारधारा थी उसकी उन्होंने आलोचना की। फिर दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस समिति ने कहा कि वह किसी भी प्रादेशिक इकाई के लोगों को उनकी घोषित और स्थापित इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में बने रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि 1945 में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में यह सिद्धांत को दोहराया गया, जिससे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 2 मई 1942 को अपनाए गए जगत नारायण लाल के प्रस्ताव को नकार दिया गया, जिसमें किसी भी घटक राज्य या क्षेत्रीय इकाई को अलग होने की स्वतंत्रता से इनकार किया गया था। मार्च 1944 में राजा जी के फॉर्मूले ने उन क्षेत्रों में विभाजन पर जनमत संग्रह को स्वीकार कर लिया जहां मुस्लिम आबादी पूर्ण बहुमत में थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। 24 सितंबर 1944 को गांधी जी ने स्वयं जिन्ना को रक्षा, विदेशी मामलों आदि पर पृथक्करण संधि के साथ 2 संप्रभु स्वतंत्र राज्यों की अपनी योजना की पेशकश की। इस प्रकार 1940 के बाद यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से भारत की एकता के खिलाफ थी। अब हम आते हैं आगे। गांधी और कांग्रेस दोनों ने संबंधित क्षेत्रों की सहमति के आधार पर विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। भारत की एकता का समय तेजी से निकल रहा था। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार के वक्तव्य में सामूहिकरण फॉर्मूले की कांग्रेस की व्याख्या को खारिज कर दिया गया तथा अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया गया कि सहमत प्रक्रिया के आधार पर ही संविधान सभा की सफलता की कोई संभावना है। मतलब कि इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के व्यक्तित्व में यहाँ पे फॉर्मूला जो कांग्रेस की व्याख्या को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा की सफलता पे कोई संभावना, यहाँ पे सहमत प्रक्रिया से ही बोला गया कि संविधान सभा की सफलता हो सकती है। सहमत का यहाँ पे मतलब ये है कि दोनों गुट जो हिंदू मुस्लिम जो बट गए थे उनकी बात हो रही है। ठीक है, दोनों गुट जब एक साथ सहमत होंगे तभी जाकर संविधान सभा सफल मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि संविधान सभा द्वारा ऐसा संविधान बनाया जाता है जिसमें भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है तो महामहिम की सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि वे देश के किसी भी अनिच्छुक हिस्से पर ऐसा संविधान थोपने के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे कांग्रेस के पास 2 विकल्प थे। एक था कैबिनेट मिशन की योजना को बिना शर्त स्वीकार करना या विभाजन। ठीक है, मतलब इनके पास 2 विकल्प यही थे कि कैबिनेट मिशन की योजना को बिना शर्त स्वीकार कर लिया जाए या फिर विभाजन किया जाए। ठीक है, ये 2 विकल्प थे कांग्रेस के पास। इसने बाद वाले विकल्प को प्राथमिकता दी। एक बार फिर गांधी ने योजना को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए प्रत्यक्ष कार्य दिवस और उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगों की घटनाओं ने कांग्रेस को यह विश्वास दिला दिया कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अन्यथा अगर अंग्रेज भारत छोड़ भी दें तो भी अस्थायी शांति नहीं हो सकती। और अगर मतलब ये बोला कि अन्यथा अगर अंग्रेज भारत छोड़ भी दें तो भी अस्थायी शांति हो सकती है, और इसलिए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। राष्ट्रवाद के आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांतों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम आधुनिकतावादी सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि आधुनिकतावादी राष्ट्रियों का मानना था कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक घटना है और यह पिछली 3 शताब्दियों से ज़्यादा समय से नहीं है। फिर आधुनिकीकरण सिद्धांत राष्ट्रवाद के उद्भव की प्रमुख व्याख्या है।
बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट जेलरल और एरिक हॉब्सबॉम जैसे विद्वानों का मानना था कि 18वीं शताब्दी के अंत में आधुनिकीकरण के साथ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अर्नेस्ट गेलनर को राष्ट्रवाद पर अग्रणी सिद्धांतकारों में से एक माना जाता है। ओलरी ने ग्लेनर के सिद्धांत को राष्ट्रवाद का सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावाद व्याख्यात्मक सिद्धांत कहा है। आधुनिकतावादियों का मानना है कि राष्ट्रवाद के उद्भव में औद्योगिकरण और लोकतांत्रिक क्रांतियां अहम भूमिका निभाती हैं। आधुनिकतावादियों का मानना है कि राष्ट्रवादी आदिमवाद और नृजातीय प्रतीकवाद से अलग है। आदिमवाद का मतलब होता है जो पुरानी धारणा वाले जो लोग थे, जो पुराने सिद्धांत थे, ठीक है ना। तो आदिमवाद का मानना है कि राष्ट्र जैविक और जन्मजात घटनाएं हैं, वही नृजातीय प्रतीकवाद राष्ट्र को पूर्व आधुनिक जड़ों पर जोड़ देता है, ठीक है। अब हम आते हैं गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत में लिखा है कि आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के संबंध में सबसे बड़ी विभाजक रेखा है। आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद को एक आधुनिक परिघटना तथा पिछली 3 सदी से भी कम अवधि के घटनाक्रम के रूप में देखते हैं। इस विभाजक रेखा के दूसरी तरफ जो गैर आधुनिकतावादी है, जो राष्ट्रवाद को समझने के लिए इस आधुनिक दौर की विशेष स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते तथा वे मानते हैं कि इसे समझने के लिए इससे भी ज़्यादा समय की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि एक ऐसा घटनाक्रम जिनकी जड़ें बेहद गहरी हैं, राष्ट्रवाद के रूप में एक के बाद एक निरंतर हो रही घटनाएं मानवीय जीवन में बड़ी जटिलता के साथ गुथी हुई हैं। इसका सृजन इतने कम समय अंतराल में नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इसका विकास एक लंबे कालक्रम में ही संभव है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत है वो बहुत पहले से अध्ययन करने की बात करते हैं कि बहुत पहले समय जो घटनाएं हुई थी उनका अध्ययन करके ही हम समझ सकते हैं इतिहास और राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। आधुनिकतावाद और गैर आधुनिकतावाद दोनों ही आंतरिक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं तथा इन दोनों की व्याख्याओं को उभारने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम अंतर के बारे में पढ़ रहे हैं। आधुनिकतावादी होने के अतिरिक्त सभी आधुनिकतावादियों के बीच किसी और तरह की सहमति नहीं है। इसी तरह गैर आधुनिकतावादियों के बीच भी लगभग यही स्थिति है। उन्हें आसानी से विकासवादियों, प्रकृतिवादियों और निरंतरवादियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृतिवादी राष्ट्र को कुछ प्राकृतिक जैसा देखते हैं, जिसे मानव मस्तिष्क सहज ही स्वीकारता है। राष्ट्रवाद को वे बेहद प्राकृतिक भावना के रूप में देखते हैं। इस समझ के आधार पर लोगों के लिए राष्ट्रवादी होना किसी हद तक स्वाभाविक है, क्योंकि वे इसे प्राकृतिक मानते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की अन्य व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर एक बड़े विद्वान के इस उद्धरण को उद्धृत किया जाए सकता है कि राष्ट्रवाद एक मानसिक दशा है। प्रकृतिवादी राष्ट्रवाद के उत्थान या विकास या उभार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की असीम तथा अस्थायी भावना की चर्चा करते हैं, इसलिए प्रकृतिवादियों को राष्ट्रवाद की व्याख्या की कोई जरूरत नहीं होती। इस राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर राष्ट्रवाद नहीं बल्कि इसकी गैर मौजूदगी है जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इन प्रकृतिवादियों के आसपास की निरंतरता की स्थिति भी है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रवादियों में प्रायः देखने को मिलता है। राष्ट्रवाद के विचारक तथा उसे मानने वाले हमेशा अपने इतिहास में पूर्ण निर्मित रूप में राष्ट्रवाद के अपने ब्रांड को बनते हुए देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रवाद के विचारक तथा प्रचारक मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के बाद अक्सर यह कहते हुए पाए गए कि मुस्लिम राष्ट्रवाद किसी हाल फिलहाल या राजनीतिक विकास नहीं है, बल्कि मुस्लिम राष्ट्र का अस्तित्व मध्यकाल से ही रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखो। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, पहले यहाँ पे बताया गया है कि क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बिना शर्त समर्थन से इनकार और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए देशव्यापी उत्साह कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने इस आंदोलन को गति दी। भारत छोड़ो आंदोलन की गति प्रदान ऐसे ही हुई, ठीक है ना। जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य ने यूनाइटेड किंगडम के लिए भारतीय सैनिकों का योगदान जुटाने की कोशिश की। क्रिप्स भारतीय नेताओं की स्वीकृति प्रदान करने और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के ब्रिटिशों के साथ शामिल होने के कारणों को समझाने के लिए भारत आए थे, ठीक है। क्रिप्स का एजेंडा भारतीय नेताओं से मिलना और ब्रिटिश सरकार के मसौदा घोषणा पत्र के लिए समर्थन जुटाना था। युद्ध के बाद घोषणा पत्र में भारत को डोमिनियन स्टेटस भी प्रदान किया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के बाद होने तक किसी भी समझौते पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इस बिंदु से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने क्रांतिकारियों और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण स्वतंत्रता की चिंगारी और
संघर्षरत भारतीय अर्थव्यवस्था की परिणति भारत छोड़ो आंदोलन में हुई। अब हम बात करते हैं इनके चरण की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के 3 चरण हैं। पहला यहाँ पे बताया गया है कि देश भर में हड़तालें, रैलियां आयोजित की गई और मजदूरों ने कारखानों में काम करने से इनकार करके अपनी एकजुटता दिखाई। यह शहरी विद्रोह का दौर था जिसमें हड़तालें, प्रतिबंध और विरोध प्रदर्शन किए, जिन्हें जल्द ही दबा दिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया। और इस चरण में आंदोलन के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। इस चरण में रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ केबल और खंभे जैसे संचारण प्रणालियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और सरकारी इमारतों और ब्रिटिश प्रशासन के अन्य स्पष्ट प्रतीकों पर भी हमले किए गए। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो आंदोलन के तीसरे चरण में विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकार का गठन किया गया जिससे लोगों द्वारा सत्ताधारियों को स्वीकार करने का पता चला। अब हम पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सारे बदलाव लाए। इनमें से कुछ दिए गए हैं कि नए नेताओं का उदय हुआ। अरुणा आसफ अली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी क्योंकि अधिकांश नेतृत्व जेल में थे, मतलब जो अधिकांश नेतृत्व नेता थे वो जेल में थे। राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों को लोकप्रियता मिली क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता सलाखों के पीछे थे। हिंसा, अशांति और गिरफ्तारियों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ने इन अन्य दलों को प्रमुखता हासिल करने में मदद की। गांधी की उनकी आलोचना ने भी उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाने में भी मदद की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ तक कि आंदोलन के बाद भारतीय राजनीतिक नेतृत्व और ब्रिटिशों के बीच राजनीतिक बातचीत का परिदृश्य भी काफी बदल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। आंदोलन के प्रमुख नेताओं के अलावा आम जनता ने भी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी। आंदोलन के दौरान करीब 1 लाख लोगों को जेल भेजा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में पूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा को प्रज्वलित किया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में ब्रिटेन के बदले शक्ति समीकरण और भारत के प्रबंधन की बढ़ती लागत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की वैश्विक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया था और स्वतंत्रता के लिए हो रहे शोर को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सबसे बढ़कर भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। हालांकि 1944 तक अधिकांश विरोधों को दबा दिया गया था, लेकिन गांधी ने संघर्ष जारी रखा और अपने रिहाई के बाद 21 दिनों तक उपवास किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता के संघर्ष में चिंगारी जलाई और इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर एक टिप्पणी लिखो। तो हम इस यहाँ पे चरण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के निर्माण के पहले चरण ऐसे, दूसरे चरण ऐसे करके टोटल 10 चरण के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, 10 चरणों के बारे में। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र यानी जो पहला चरण है वो ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने का कार्य शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और इसके भविष्य को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान बनाने का था। प्रस्ताव में संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव को अपनाया गया। ठीक है, अब हम दूसरे बात करते हैं दूसरे सत्र की, दूसरे चरण की। संविधान सभा की बहस का जो दूसरा सत्र था वो कह रहा है पहले सत्र के जस्ट बाद संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और उन पर एक रिपोर्ट देने के लिए कई समितियां स्थापित की गई। इनके मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति भी शामिल थी, संघ अधिकार समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति शामिल थी। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बीच जब समितियां अपनी रिपोर्ट पेश कर रही थी तो संविधान सभा ने सिफारिशों में उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की। वे विचार विमर्श 30 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। अब हम आते हैं अगले चरण पे। चरण नंबर 3 जो था ये 1 फरवरी 1947 से लेकर 31 अक्टूबर 1947 के बीच का समय की बात बता रहे हैं। यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार द्वारा संविधान का मसौदा। पिछले चरणों में उल्लेखित संविधान सभा में
विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और चर्चाओं के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का मसौदा तैयार किया। अक्टूबर 1947 तक संविधान का मसौदा तैयार हो गया और उसे प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। अब नेक्स्ट चरण में जो 27 अक्टूबर से 21 फरवरी 1948 तक का है, संविधान का पहला मसौदा 27 अक्टूबर 1947 को मसौदा समिति ने संविधान सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे की जांच शुरू की। साथ ही अन्य नोट्स, रिपोर्ट और ज्ञापन भी बदलाव करने के बाद समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को अपना अंतिम मसौदा संविधान सौंपा। अब हम बात करते हैं चरण नंबर 5 की। तो 21 फरवरी से 1948 से लेकर के 26 अक्टूबर 1948 के समय की बात बता रहा है। प्रथम ड्राफ्ट का सार्वजनिक प्रसार। संविधान सभा के अध्यक्ष को मसौदा संविधान सौंपे जाने के बाद उसे प्रकाशित किया गया और जनता के बीच प्रसारित भी किया गया। कई टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए, जिनकी जांच तब एक विशेष समिति द्वारा की गई, जिसमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और स्वयं मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति ने इन सुझावों को ध्यान में रखा और 23, 24, 27 और मार्च को और 18 अक्टूबर 1948 को इसकी चर्चा की गई। 26 अक्टूबर 1948 को समिति ने मसौदा संविधान के उस संस्करण को पुनः मुद्रित करके पुनः प्रस्तुत भी किया, जो 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था। साथ ही संशोधनों के एक सेट को उन खंडों में जोड़ा गया जिन्हें संशोधित करने का इरादा था। अब नेक्स्ट चरण की बात करते हैं। ये है 4 नवंबर 1948 संविधान के प्रारूप पर बहस। 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब संविधान के मसौदे को सभा में चर्चा के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चरण की बात करते हैं कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक की जो बीच क्या क्या हुआ। तो संविधान के प्रारूप का दूसरा वाचन हुआ। संविधान के प्रारूप के दूसरे वाचन में संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर खंड दर खंड चर्चा भी की। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बहस इसी अवधि के दौरान हुई, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चली। मतलब स्टार्ट 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक की दौर था। ठीक है, इस चरण के दौरान सभा के सदस्यों ने अक्सर प्रारूप संविधान में संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जिसमें विशिष्ट अनुच्छेदों या खंडों को संशोधित या समाप्त करने की मांग भी की गई, लेकिन अधिकांश संशोधनों को अंततः अस्वीकार भी कर दिया गया था। ठीक है, हम चलते हैं चरण नंबर 8 पे, नेक्स्ट चरण पे। तो संविधान के प्रारूप का संशोधन। संविधान के प्रारूप पर बहस समाप्त होने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान सभा में लिए गए निर्णयों के अनुसार इसे संशोधित करना शुरू किया। इसमें अनुच्छेदों को फिर से क्रमांकित करना, भाषा में मामूली बदलाव करना और खंड जोड़ना या हटाना जैसे कार्य भी शामिल थे। इसके बाद संशोधित संविधान का प्रारूप 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। इसके बाद इसे 14 नवंबर 1949 को विधानसभा में भी पेश किया गया। अब हम आते हैं अगले चरण पे। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच की बात बताई है टाइम। संविधान के प्रारूप का जो तीसरा वाचन शुरू हुआ। संविधान के मसौदे के तीसरे वाचन के दौरान केवल कुछ ही महत्वपूर्ण बहस हुई और अधिकांश भाषणों में संविधान पर समग्र रूप से सामान्य टिप्पणियां भी शामिल थी, जहां कुछ सदस्यों ने संविधान के अंतिम संस्करण पर संतोष व्यक्त किया, वहीं अन्य ने चिंताएं भी व्यक्त की। अब हम लास्ट चरण की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन पूरा हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान का अधिनियम और अंगीकरण इसी दिन हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को संविधान का तीसरा वाचन समाप्त हुआ और जब संविधान सभा ने पिछले चरण में अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को यहाँ लागू भी कर दिया गया। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 1945 से 46 के दौरान जन आंदोलन के प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है 1945 से 46 के दौरान कई सारे जन आंदोलन हुए, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। 1946 में नौ सैनिक विद्रोह भी हुआ, तेभागा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा 1945 से 46 के सर्दियों में 3 हिंसक विद्रोह भी हुए। नवंबर 1945 में कोलकाता में INA के मुकदमों को लेकर विद्रोह हुआ था। फरवरी 1946 में कोलकाता में ही हुआ था। फिर INA अधिकारी राशिद अली को सजा सुनाए जाने को लेकर भी
हुआ था और उसी महीने बॉम्बे की में रेटिंग्स का विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, अब हम इसमें नौसैनिक विद्रोह था क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि 18 फरवरी को शुरू हुई इस हड़ताल में धीरे धीरे तकरीबन 10,000 से 20,000 नाविक शामिल हो गए। इसका कारण यह था कि कराची, मद्रास, कोलकाता, मंडपम, विशाखापत्तनम और अंडमान द्वीप समूह में स्थापित बंदरगाहों के चलते एक बड़ा वर्ग इस हड़ताल के प्रभाव में आ गया। हालांकि इस हड़ताल की तत्काल मांग बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति को लेकर थी, लेकिन बाद में वही आंदोलन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के व्यापक मांग में परिवर्तित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और देखते देखते इसने व्यापक रूप धारण कर लिया। अब हम आते हैं तेभागा आंदोलन क्या था। तो तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 से 1947 में हुए एक किसान आंदोलन का नाम था। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे के अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का मेन मकसद था बटाईदारों को मिलने वाली फसल का हिस्सा जोतदारों यानी जमींदारों को देने के बजाय 1/3 तक कम करना था। ठीक है, इस आंदोलन के पीछे की वजह बंगाल में प्रचलित बटाईदारी प्रणाली थी। इस प्रणाली में किसान जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे और अपनी फसल का एक हिस्सा जमींदारों को दे देते थे। इस आंदोलन के दौरान कई इलाकों में हिंसा भी हुई थी। इस आंदोलन के बाद सरकार ने बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था जिसमें बरगा प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव था। हालांकि बाद में राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से यह विधेयक लागू नहीं हो सका। अब हम बात करते हैं लास्ट एक जो था सी वाला भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके बारे में ऊपर भी एक क्वेश्चन था, उससे भी आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न अध्ययन के विचारों की तुलना कीजिए। कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकारों का एक ऐसा खास समूह है जो मुख्यतः कैम्ब्रिज में है। इस समूह के इतिहासकार क्षेत्रीय हितों, गुटबंदी इत्यादि के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का खंडन करते हैं। 1960 और 1970 के दशक में प्रकाशित उनकी रचनाओं में खास तरह का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के कुछ विचारों से कई तरह से मिलता जुलता है, जो राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विपरीत है। भारतीय राष्ट्रवाद की वैकल्पिक व्याख्या के रूप में कैम्ब्रिज नजरिए को प्रस्तुत किया गया। इसमें औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की धारणा को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहा। जहां राष्ट्रवादी मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भारतीय जनता और साम्राज्यवाद के बीच अंतर्विरोध के कारण हुआ, वहीं कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार मानते हैं कि साम्राज्यवाद और भारतीय जैन्यता के मध्य कोई वास्तविक अंतर्विरोध नहीं था, बल्कि केंद्रीय अंतर्विरोध भारतीयों के मध्य ही था। कैम्ब्रिज स्कूल के पूर्ववर्ती जॉन गलागर और रोनाल्ड रॉबिन्सन ने अपनी विभिन्न पुस्तकों इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस 1961 में तथा नॉन यूरोपियन एंड फाउंडेशंस ऑफ यूरेनियन इंपीरियलिज्म में कहा है कि उपनिवेशवाद एशियाई और अफ्रीकी सत्ता तंत्र की आंतरिक राजनीतिक कमजोरी का परिणाम था, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन की स्थापना के लिए यूरोपीय लोगों के साथ सहयोग किया। इस तरह उन्होंने प्राक औपनिवेशिक शासन से औपनिवेशिक दौर की निरंतरता पर जोर दिया और स्थानीय लोगों की संश्रयकारी भूमिका को भी उभारा। गलागर के विद्यार्थी अनिल सिल ने द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक की भारत पर अपनी शुरुआती पुस्तक में तर्क दिया कि अंग्रेजी शिक्षा के चलते एक नया मध्य वर्ग पैदा हुआ है, जिसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए फरियाद किया। अंग्रेजों ने उन्हें विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न संस्थाओं में पद देकर तथा नगर पालिका परिषदों में और बाद में प्रांतीय विधायी सभाओं के कुछ सीटों को देकर उपकृत किया। बहरहाल दावेदार बहुत थे जबकि पद कम थे, उनके चलते कुलीनों में तीखी होड़ हुई। ऐसा खासकर क्षेत्रीय स्तरों पर ही हुआ, क्योंकि नए अवसर इसी स्तर पर खुल रहे थे। सील ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच अथवा साम्राज्यवादी शासन और भारतीय जनता के बीच कोई टकराव नहीं था। इसकी जगह मुख्य अंतर्विरोध भारतीयों के बीच विशेष तौर पर शिक्षित कुलीनों के बीच जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर था। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच ऊपरी टकरावों पर कुछ ही ध्यान दिया गया, जिनकी वास्तविक सहभागिता का अध्ययन कम से कम उतना ही लाभदायक होगा। इन राष्ट्रवादी गोलबंदियों के घटित होने में अंग्रेजी राज और भारतीय उद्यम दोनों ही सहभागी हैं।
अब हम बात करते हैं 1980 के दशक के शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या की यह प्रवृत्ति सबाल्टर्न अध्ययन के पहले ग्रंथ 1982 के प्रकाशन के पश्चात से ही भारतीय इतिहासकारों के कुछ हिस्सों में अत्यंत प्रभावशाली रही। इसे आधुनिक इतिहास लेखन में ऐसे क्रांतिकारी शुरुआत घोषित किया गया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सभी पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों से अलग होने का दावा करती हैं। इस परियोजना का, जिसे घोषणा पत्र कहा जा सकता है, रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज के पहले ही ग्रंथ में घोषित किया कि भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन लंबे समय से कुलीनता के दबदबे में रहा। औपनिवेशिक कुलीनता और बुर्जुआ राष्ट्रवादी कुलीनता। गुहा के अनुसार सभी किस्म के कुलीन इतिहासों में एक चीज साझा होती है और वह है उनके विवरण में राजनीति से जनता की अनुपस्थिति। गुहा ने भारतीय इतिहास लेखन में 3 प्रमुख प्रवृत्तियों की आलोचना की। पहला ये लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक प्रवृत्ति, जो औपनिवेशिक शासन को अज्ञानी जनता को ज्ञान दान के मिशन की सफलता के रूप में देखती है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, जो प्रतिरोध की सभी कार्यवाहियों को राष्ट्र राज्य के निर्माण के अंग के बतौर समझती है। और थर्ड पॉइंट है मार्क्सवादी प्रवृत्ति, जो जनता के संघर्षों को क्रांति और समाजवादी राज्य की ओर प्रगति के रूप में प्रस्तुत करती है। गुहा के अनुसार उनकी पुस्तकों में निम्न वर्गीय समूह जिस तरह दुनिया को देखते थे और राजनीतिक आचरण करते थे, उसे समझने के लिए उसे दर्ज करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई पड़ती। पहले के इतिहासकार की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि वे लोकप्रिय पहलकदमी की अनदेखी करते थे और विद्रोह तथा विद्रोहियों के बारे में सरकार नकारात्मक सोच को स्वीकार कर लेते थे। रंजीत गुहा ने अपने लेख द प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी में भारत के मौजूदा किसानों और आदिवासी वर्गों पर लिखे गए इतिहासों पर कठोर आक्रमण किया, क्योंकि वे किसान विद्रोहों को शुद्ध रूप से स्वतःस्फूर्त और अविचारित मामला समझते हैं और विद्रोहियों की खुद की चेतना की अनदेखी करते हैं। तात्कालिक सरकारी रिपोर्टों को से लेकर के वाम क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहासों तक विद्रोहों के सभी विवरणों पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे प्रति विद्रोहिता का पाठ लिखते हैं, जो जनता के कर्तापन को मान्यता देने से तथा विद्रोही को अपने खुद के इतिहास का निर्माता मानने से इनकार करते हैं। गुहा के अनुसार वे सभी इस बात को समझने में असफल रहे कि राजनीति का एक समानांतर निम्न वर्गीय परिक्षेत्र होता है जो कुलीन राजनीति से प्रभावित नहीं होता, जिसमें स्वतंत्र आत्मसर्जक गति होती है। इसकी जड़ें उपनिवेश पूर्व लोकप्रिय सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक इसमें हो गया है कवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।